Hello friends, I again welcome you back to my videos. My name is Harshit, and friends, till the last videos I have told you the basics of mensuration chapter. Now we are going to have a look at questions of the mensuration topics, and whatever theory we have studied now, we will now try to apply it in questions and understand mensurations, how to approach these type of questions in exam. So friends, अपने लास्ट वीडियो तक में मैंने mensurations के बेसिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, उसकी पूरी थ्योरी आपको बताई थी, सारे फिगर्स मैंने लिए थे, जैसे कि आपका स्फीयर्स की बात की थी मैंने, फ्रस्टम की बात की थी, कोन के फ्रस्टम की बात की थी, पिरामिड की बात की थी, फिर प्रिज्म की बात भी की थी, अलग से पिरामिड की बात की थी। तो अब उसके बाद उसकी थ्योरी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमको ये टॉपिक थोड़ा और समझ में आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ब्लॉग पेज पे ये प्रश्न मेरे लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये शीट की जो क्वेश्चंस है ये मैंने अलग से आपके लिए निकाले हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और इनको मैंने अपने ब्लॉग पेज पे लिख रखा है। और ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में नजर आते हैं। मैंने बहुत सिलेक्टिव लेके चला हूँ, ठीक है। मैं पूरी बुक्स तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता कि मैं बुक के 200-300 सवाल आपके सामने छाप दूँ और वो पूरे सवाल करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और प्लस बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा और शायद आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सिलेक्टेड सवाल उठाए हैं, अगर आपको पसंद आते हैं वेरी गुड, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, पर अगर आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। So friends, these are some questions that I have selectively taken out from different sources. I cannot present in front of you around 200 questions of the books, like what the books do. And now I also cannot solve them here, because even solving this much, making a video involves a lot of time. So friends, if this video is to your liking, then it's very good. If you don't like it, then it's okay. But if you are liking it, then please tell me about it through the comments so that I can upload more videos that have questions in them. The theory part I am already uploading. So friends, an insect travels from point A on the rim of a cylindrical glass. It has constant speed and travels in a spiral on the outer surface of the cylinder. By the time the insect completes one full spiral, it reaches the bottom of the cylinder at a point directly below the starting point. Find the total distance traveled by the insect. तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यार आपको एक चीज समझनी होगी कि इसने कोई डाटा नहीं दिया है, ठीक है, कोई डाटा नहीं दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिकअप किया है क्योंकि जो इस तरीके के क्वेश्चन है इनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये किसी एक ऑब्जेक्टिव से आपको दिए जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई डाटा मैंने जबरदस्ती इसलिए नहीं लिखा है ताकि आप समझ पाए कि बेसिकली क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है और उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकें। और अगर एक बार इसको समझ गए तो अगर डाटा लिखा भी होगा तो भी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए ये एक सिलेंडर बना है और मान लीजिए उस पॉइंट से उस इंसेक्ट ने चलना शुरू किया सिलेंडर के आउटर एज पे, ठीक है। इंसेक्ट इस सिलेंडर के इस पॉइंट ए से रिम में किसी एक पॉइंट पे था, वहां से उसने चलना शुरू किया और वो चलते 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 पूरा चक्कर काटते काटते जस्ट इसी पॉइंट के बिल्कुल नीचे, मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे, मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पहुंच गया। तो वो कुछ इस तरीके से चला होगा, बाहर से चलना शुरू किया होगा उसने ये काटते हुए और फिर दूसरी साइड से काटते हुए यहाँ पे आया होगा, कुछ इस तरीके से चला होगा। यानी उस इंसेक्ट ने इस पॉइंट ए से चलना शुरू किया और आउटर एज पे चल रहा है, सिलेंडर के अंदर तो घुस नहीं रहा है वो, ये तो ऊपर से लाइन इसलिए लग गई क्योंकि मैंने एक सर्कल बना रखा है, तो 2 डायमेंशन में थोड़े लिमिटेशंस तो होते ही हैं। तो आप ये समझिए कि उसने सिलेंडर के बाहर से चलना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिलेंडर है, उससे हम सिलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। जिस सिलेंडर से हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था, मैं इसी सिलेंडर को फिर से उठा ले रहा हूँ। अब आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि वो इंसेक्ट यहाँ से चलना शुरू हो रहा है इस पॉइंट से और उसको यहाँ पहुंचना है और वो आउटर पेरिफेरी पे चल रहा है। तो मान लीजिए उसने यहाँ से चलना किया शुरू किया, धीरे 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 पूरा कवर करते 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 वो इस पॉइंट पे आ गया, यानी इसने पूरा चक्कर काटा बाहर गया इसका, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो स्पाइरल सरफेस पे चल रहा है और उसने कहा बाय द टाइम इंसेक्ट कंप्लीट्स वन फुल स्पाइरल इट रीचेस द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसेक्ट। तो अब यार इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, हमको पूरा डिस्टेंस निकालना है। पर वो एक स्पाइरल में चला है और एक स्पाइरल में राउंड मारने के बाद वो जस्ट उस पॉइंट के नीचे पहुंच गया, यानी उसने बाहर की पूरी आउटर पेरिफेरी को कवर किया है। अब आप एक काम करें,
ठीक है, आपको पता है कि ये जो सिलेंडर है वो राउंड शेप में है। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर है, दिस इज इन राउंड शेप। अब आप इस सिलेंडर को यहां से काट दें और इसको ओपन कर दें। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप इस कागज को मैंने पकड़ रखा है और इस कागज को मान लीजिए मैं ऐसे मोड़ दूं, ठीक है, तो ऐसे मोड़ दूंगा तो ये सिलेंडर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब इस पॉइंट के अराउंड मैं इस कागज को ऐसे काट दूं, अगर इस पॉइंट के अराउंड में इस कागज को ऐसे काट के खोल दूंगा तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। उसी तरीके से आपको क्या करना है कि इस सिलेंडर को, इस ए बी जो लाइन बन रही है स्ट्रेट, इसके अराउंड आप सिलेंडर को कट कर दीजिए। जब इसके अराउंड आप सिलेंडर को कट कर देंगे और इस फॉइल को पूरा खोल देंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि एक इतना बड़ा आपके सामने रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। और मान लीजिए इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो h थी, तो ये भी क्या होगा, h होगा, क्योंकि ये कैसे बना है, इस सिलेंडर को ही ओपन करके बना है। और मान लीजिए इस सिलेंडर का जो रेडियस था वो था r, तो अब इस सिलेंडर का रेडियस था r, तो इस सर्किल का, यानी ये जो सिलेंडर का बेस है उसका सरकमफेरेंस कितना रहा होगा, 2πr। ठीक है, तो जब आपने इसको तोड़ा है और ऐसे खोला है तो आप देखिए ध्यान से कि यहां पे ये जो हम सर्किल बना रहे थे, ये वाला, इसमें ये जो ऊपर बना था, ठीक है, ये ऊपर जो सरकमफेरेंस था, जब खोला तो यही सरकमफेरेंस सीधा हो गया। ठीक है, तो अगर ये सरकमफेरेंस 2πr था तो ये सीधा होके भी कितना हुआ, 2πr ही हुआ। ठीक है, ये गोल में था, यहाँ पे इसको सीधा कर दिया, गोल में कितना था 2πr, तो खोलने बाद भी कितना हो जाएगा 2πr। और यहां से ये पॉइंट अगर a है, इसको मैंने b माना है, तो यहां से चल के स्पाइरल वो b पे आया है। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि ये जो b था, ठीक है, जस्ट नीचे था, पर अगर खोल दिया हमने इसको तो आप ये सपोज कर ली कि जो b है ये यहाँ पे, ये दूसरी साइड पे पहुंच गया है। ये जो b है ये दूसरी साइड पे पहुंच गया है। क्यों दूसरी साइड पे पहुंच गया है, क्योंकि जब हमने यहां से सिलेंडर को काटा, ठीक है, तो काटने पे एक एज तो इधर हो गई इस साइड पे और एक एज इस साइड पहुंच गई, तो पहले ये एज साथ में मिली हुई थी। ठीक है, जब काट दिया तो ये एज आपस में अलग हो गई, तो इसको मैंने बी मान लिया, इसको ए मान लिया, यानी कि कुछ बना ऐसा कि वो ए से चलना शुरू हुआ और बी पे पहुंच गया। वो ए से चलना हुआ और बी पे पहुंच गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री है, ये एच है, ये कितना है, ऊपर वाला 2πr है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये नीचे वाला भी क्या होगा, 2πr होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2πr होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव डन दैट वी हैव सीन अ सिलेंडर. In this cylinder, from this A point, an insect starts. It takes a total spiral. It covers the outer surface of the cylinder and reaches at a point B. This point B lies just below the point A. Now, what happens in order to solve this question? What I have done, that along this line AB, I have cut this cylinder. Along this line AB, I have cut this cylinder. So when we will cut a cylinder, okay, when we will cut a cylinder, then it will open like this. And when we are cutting the cylinder along AB, so one side becomes this, and the other side after folding comes this. I have told you the example of the paper. In the paper, when I opened the paper, so first the two edges of the paper was same, then it was a cylinder. When that edge was being cut, then the cylinder becomes a rectangle paper. So this is the rectangle paper. So if the height of the cylinder is h, the height of this rectangle paper also becomes h, and this B points goes to this side because these and this h was same when it was a cylinder. And obviously the upper circle, that is the base of a cylinder, and the lower base of the cylinder, the radius is r, so the circumference becomes 2πr. And when you open that cylinder, then the length of that rectangle will be equal to the circumference. And how much will be the length? Equal to the circumference. The circumference is 2πr, so the length of this rectangle also becomes 2πr. So this is 2πr, this also becomes 2πr because this is a rectangle form. This is height. So AB, what is the AB? AB is the distance that that insect has traveled spirally around the cylinder. So AB becomes √h square plus 2πr square. Okay friends, so first question we have finished. पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम दूसरे पे आते हैं.
नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्ट, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट है तो मैं सीधे सीधे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। इसने पूछा है कि एक लेंथ है, ठीक है, मतलब एक कोई स्टेडियम है, ठीक है, और उस स्टेडियम के जो डायमेंशंस है वो 24 मीटर लंबा है, 18 मीटर वाइड है और 16 मीटर हाई है। तो उसके अंदर जो हमने लॉन्गेस्ट पोल डालेंगे उसकी लेंथ क्या हो सकती है? तो यार जो उसकी लॉन्गेस्ट पोल होगी वो उसकी डायगोनल होगी क्यूब की, ठीक है, वो उस क्यूब की डायगोनल होगी। यानी कि अगर हम एक क्यूब के रिस्पेक्टिव वो लेंथ को और ब्रेड्थ को और हाइट को कुछ एज्यूम करें, फॉर एग्जांपल यहाँ के हिसाब के देखें तो इसकी लेंथ कितनी बता रखी है 24, ब्रेड्थ कितनी बता रखी है 18, हाइट कितनी बता रखी है 16। तो अगर हमको लॉन्गेस्ट पोल की डिस्टेंस निकालनी तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होगा उसका? सीधे सीधे ये होगा √L² प्लस B² प्लस H²। ये हम थ्योरी में देख चुके हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये भाई? इसको 24² कर दीजिए, यहाँ 18², 16² क्या हो जाएगा? 476, सॉरी इट इज नॉट 476, इट इज 576, then 324, then 256. So it will come something like this: 900 plus 256, it becomes 1156. And what is the under root of 1156? The under root of 1156 is 34. So the answer becomes 34. We can also check it. If you are going to multiply 34, अगर आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 को आप 30 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1020, और यहाँ हो जाएगा 13, सॉरी हाँ 6 5 1 1 5 6, तो वेरीफाई हो गया। And basically what we have done, friends, that this is suppose it is a cuboid, because stadium is also a site of cuboid. Length is 24 meter, breadth is 18 meter, and height is 16 meter. So on this basis, the longest pole that can be inscribed inside that cuboid or a stadium, it will be the diagonal of that cube. And the formula of the diagonal of that cube will be found out by √L² plus B² plus H². So I just placed the respective value of L, B, H in this formula, and after calculating, I got to know the answer is √1164.56. That comes out as 34 meter. Please remember that it is important that you remember the squares of numbers from 1 to 100. Now, how to calculate the squares of numbers from 1 to 100? That I will take up in subsequent lectures. Okay, from 1 to 30 you need to remember, and then from 30 to 100 we can learn. How? In 3 multiples: 30 to 50, 50 to 80 and 80 to 100. यानी कि 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर से हमको रटे होने चाहिए, तो 30 तक के स्क्वायर तो आपको मुंह जुबानी रटने पड़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है वो रटने। और 31 से लेके 50 के, 51 से लेके 80 के और 81 से लेके 100 तक के स्क्वायर को निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे आने वाली कुछ क्लासेस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप अपने इतना दिमाग पर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर वायर when bent in the form of a square encloses an area of 484 centimeter square. Now if the same wire is bent to form a circle, the area enclosed by it will be. So पहले तो यार एक स्क्वायर था, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, और इस स्क्वायर का एरिया बता रहा है 484। अच्छा, स्क्वायर का एरिया आपको पता होता है साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, तो साइड इंटू साइड होता है, S इंटू S इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो 484 बता रखा है। तो अब ध्यान रखिए, 20 इंटू 20 क्या होता है? 400 होता है। 21 इंटू 21 क्या होता है? 441 होता है। 22 इंटू 22 क्या होता है? 484 होता है। 23 इंटू 23 क्या होता है? 529 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22 इंटू 22। एक्सक्यूज मी, सो आपने क्या देखा कि ये 22 इंटू 22 हो गया। अब क्वेश्चन में इसने बोला है कि अब इसी वायर को, ये पूरे वायर ने इस स्क्वायर को बनाया है, इसी वायर को अगर हम सर्कल के फॉर्म में बदल दें, ठीक है,
तो अब इस वायर को अगर आप सर्किल के फॉर्म में बदलोगे तो इस वायर की लेंथ को सर्किल के फॉर्म में बदलोगे, यानी इस वायर की पूरी लेंथ को इस्तेमाल करते हो आप क्या कर दोगे, एक सर्किल बना दोगे। इस वायर की पूरी लेंथ को इस्तेमाल करते हो सर्किल बना दोगे। तो ये जो वायर है पहले अभी स्क्वायर के फॉर्म में है और हर स्क्वायर की लेंथ है 22, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, क्योंकि यार ये सरकमफेरेंस और ये साइड की जो स्क्वायर की आउटर साइड है वो एक वायर से बन रही है। तो वायर की लेंथ कितनी है 88 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस में वही लेंथ यूज हो रही है। तो सर्किल का जो आपका सरकमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब सर्किल का अगर हमको रेडियस निकालना हो फॉर एग्जांपल, तो रेडियस अगर r है तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये किसके बराबर है 88 के बराबर। सॉल्व करते हैं 2 × 22/7 पाई की वैल्यू इंटू r 88, सो r बिकम्स 14। r कितना बन गया 14 बन गया। तो अगर r 14 बन गया तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्किल का एरिया हो जाएगा πr²। देख लीजिए क्या हमसे एरिया ही पूछा है। हाँ, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल πr² कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2s are 14, it becomes 44 into 14. So 44 into 14 will be 440 plus 4 4 are 15, 176, 616. So the answer comes out as 616 centimeter square. So the answer is 616 centimeter square. तो हमको सर्किल का एरिया निकालना था, वो एरिया हमने निकाल लिया है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन वाज दैट from using a wire a square is formed and the area of that square is 484 centimeter square. So this is a square formed, and if I assume that the area of this square is 484 centimeter square, and we know that the property of a square is that all the sides of a square are equal. So if all the sides of a square are equal, in that case, if we assume one side of the square as s, so the area of the square becomes s square. So s square becomes 484. So what will s become? S will becomes 22, because 21 square is 441, 20 is 400, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, 25 625, 26 676. As like this you need to know till 30, and after that I will tell you. So the side of this square becomes 22 centimeter square, 22 centimeter. So one side 22, second 22, third 22, fourth 22. What is the perimeter of this square? The perimeter of this square becomes 22 plus 22 plus 22 plus 22. That is 88 centimeter. So the perimeter of this square comes out as 88 centimeter. Now the length of this square comes out as 88 centimeter. Using this length equals to 88 centimeter, a circle is formed. So the circumference of the circle will be equals to 88 centimeter. So this circle, the circumference is 88 centimeter, because this length of the wire is used to form the circumference. Now if we assume that the radius of the circle is r, then the circumference is 2πr, and we know that the circumference is 88, so we equated 2πr is equals to 88. Solving it by putting pi is equals to 22/7, we got the value of r, that is radius is 14 centimeter. So when we get the radius is 14 centimeter, the area of the circle will come out as πr square. So this I calculated the area of the circle, πr square, 22/7 into 14 square. It comes out at 616 centimeter square. So this is our answer. Okay friends, moving forward. A cube whose edge is 20 centimeter long, a circle on each of its edge, face is painted back. What is the total area of the unpainted surface of the cube if the circle is of the largest area possible? तो यार ये जो फ्रेंड्स आपको दे रखा है एक सवाल, ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा आपको एजम्पशन करना पड़ेगा कि यार इसने बताया कि एक क्यूब है इस तरीके का इसके पास, और इसने कहा है कि ये जो क्यूब है इसके हर फेस पे एक सर्कल ड्रॉन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्यूब है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको क्यूब दे रखा है, इस क्यूब की एक तो साइड बता रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 क्यूब है, क्यूबॉइड तो बोला नहीं उसने क्यूब बोला है, तो क्यूब बोला यानी इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी। तो लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 20 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई हाइट भी 20 सेंटीमीटर। तो अब इसने कहा है कि इस क्यूब के हर फेस पे एक सर्किल है और उस सर्किल का एरिया मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है।
तो अगर इस क्यूब के हर फेस पे एक सर्किल और उसका एरिया मैक्सिमम पॉसिबल है, तो मान लीजिए सामने हमको ये फेस दिख रहा है, इस पे हम सर्किल ड्रॉ करें। अच्छा, किसी भी एक फेस पे अगर एक मैक्सिमम पॉसिबल सर्किल ड्रॉ किया जाएगा, यानी अब ऑब्वियस बात है यार, इस क्यूब का ये जो फेस है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी ब्रेड्थ भी 20 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ दिख रही है, और ये जो हाइट है ये भी 20 है। दिस इज ऑल्सो 20। ठीक है, तो अब ये 20 है, ये 20 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्किल बना हुआ है और सर्किल ब्लैक है। क्या बोला है इसने? हैज सर्किल ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस पेंटेड ब्लैक। तो भाई हर फेस पे एक सर्किल है जो ब्लैक पेंटेड है, तो यानी ये ब्लैक है। ठीक है, तो जो ब्लैक नहीं है वो कौन सा पार्ट है? जो मैंने वर्टिकल में बनाया है, ये ब्लैक नहीं है। हमको जो ब्लैक नहीं है वो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उसने बताया कि जो सर्किल बनाया है हर फेस पे वो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पे। तो किसी भी एक स्क्वायर सरफेस पे अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल का एरिया बनाएंगे तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी उस सर्किल के डायमीटर के बराबर होगी। ये एक कंडीशन है। फिर से सुन लीजिए, अगर हम किसी एक फेस पे, स्क्वायर फेस पे या किसी एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना रहे हैं और उस सर्किल का जो एरिया है वो मैक्सिमम पॉसिबल है, तो उस स्क्वायर की एक साइड उस सर्किल के डायमीटर के लेंथ के बराबर होगी। तो इस स्क्वायर की एक साइड 20 सेंटीमीटर है, तो सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100 पाई। 100 पाई को आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो? अराउंड 100 इंटू 3.14, तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया कितना निकल के आया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे फेस का एरिया कितना था? पूरे फेस का एरिया था 20/20, क्योंकि स्क्वायर है पूरा फेस 20/20 का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस 400 में से मैं 314 हटा दूं तो क्या बचेगा? 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 86 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? ये 86 सेंटीमीटर स्क्वायर एक फेस पे वो एरिया है जो ब्लैक में पेंटेड नहीं है। ठीक है, पूरा एरिया कितने का था स्क्वायर का? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का। उसमें से आपने क्या माइनस किया? सर्किल का एरिया, जो कितना निकल के आया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक में पेंटेड। तो बचा कितना? 400 माइनस 314, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फेस पे 86 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पूरे फिगर में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो एक फेस पे 86 है, तो 6 पे कितने होंगे? 6 इंटू 86, 6 is 36, 6 is 48, 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। तो दिस इज अवर आंसर अप्रोक्सीमेटली। इसके अगल बगल, अब इसमें यार एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो आप इसको 3.14 मत मानो, 22/7 मान लो। तो फिर ये 2200/7 हो जाएगा। फिर उस 2200/7 में 6 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2200/7 को फिर आप 400 से माइनस करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो उससे 1-2 ऊपर नीचे आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा इससे कम आएगा, 514.28 एग्जैक्ट आएगा, बट इतना तक पहुंच गए तो आप इसके अगल बगल का आंसर टेक कर सकते हैं। So friends, what this told me in this question, that this is a cube and the cube has each side as 20 centimeter. So the length, breadth and height of this cube becomes as 20 centimeter. It has been said that 6 circles are made on all the faces of the cube. We know that the number of faces in a cube are 6. So suppose this is that face of the cube on which a circle is made. Now obviously this face of the cube is square in its dimension, that is 20/20. And on this face a circle is made and the circle is painted black. Okay? And it is also told that the circle is of the maximum area possible. So if a circle is of maximum area possible and on a face it is made, then it implies that the diameter of the circle becomes equals to the length of the side of a circle. So if the length of the side of the circle is 20, the diameter of the circle also becomes 20. So what becomes the radius of the circle? The radius of the circle becomes 10 centimeter. Then what comes the area of the circle? Area of the circle comes out as pi r square, that is pi into 100. 100 is 10 square. So 100 pi, I assume the value of pi here is 3.14. We can change the values according to our convenience in order to solve the question faster in exam, to have an edge over other competitors. So 100 into 3.14 becomes 314 centimeter square. The area of the blackened circle on one face. What is the total area of this face? It is 20/20, 400 centimeter square. So the total area of the face is 400 centimeter square. The area of the circle is 314 centimeter square. So what is the unpainted area of the surface? It is 400 minus 314. It comes out as 86 centimeter square. So 86 centimeter square is that area on the face of a cube that is not painted. 86 centimeter square. How many faces are there? This is on one face. How many faces are there of the cube? 6.
तो if 86 on one face, so on 6 faces it becomes 86 into 6. That comes out as 516 centimeter square. So here the answer comes out as 516 centimeter square. Coming on to our next question. The perimeter of the sector of a circle of radius 5.7 meter is 27.2. Find the area of the sector. चलिए इसको भी देखते हैं. तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ी सी तिगड़म भिड़ानी पड़ेगी. ठीक है, क्या तिगड़म भिड़ाते हैं. ये हमें कुछ दे रखा है क्वेश्चन कि यार एक सेक्टर बना दिया गया है, सेक्टर का रेडियस 5.7 मीटर बताया गया है और कहा गया है कि इस पूरे सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो 27.2 मीटर है. ठीक है, तो अब यार रेडियस 5.7 मीटर 5.7 मीटर दोनों रेडियस को मिला दिया तो कितना बन गया 11.4 मीटर. पूरा पेरीमीटर कितना है 27.2 मीटर. इस 27.2 मीटर से मैं 11.4 माइनस करूंगा तो मुझे इस आर्क की लेंथ मिल जाएगी. तो इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी 15.8 मीटर. तो आर्क की लेंथ होगी 15.8 मीटर. आप ये मान लीजिए ये जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है. आपने माना सेंट्रल एंगल थीटा है. ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं कि मैं अगर इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस लिखूं, अगर मैं इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू पाई इंटू आर. क्या है यहाँ पे आर है यहाँ पे 5.7 इंटू 5.7 इज इक्वल्स टू पूरा सरकमफेरेंस होगा. लेकिन अगर मुझे केवल इस आर्क का सरकमफेरेंस लिखना है, अगर मुझे केवल इस आर्क का सरकमफेरेंस निकला है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा थीटा बाई 360. ये मैंने अभी तक आपको बताया है. ठीक है, कि भाई अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो पाई बाई 360 जो सेक्टर का आपका सेंट्रल एंगल है इनटू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और ये किसके बराबर है 15.8 के. दिस इक्वल्स टू 15.8. तो अब आप क्या कह सकते हैं कि दिस थीटा बाई 360 comes out as 15.8 upon 2 pi 5.7. ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको थीटा बाई 360 की. पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में आपसे, उसने क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है. तो अब यार एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पूरे सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर. और सेक्टर का निकालना है तो उसका सेंट्रल एंगल कितना है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये भी मैं आपको से डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, थीटा बाई 360 की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे ये निकाली है. तो इस थीटा बाई 360 में ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये वाली वैल्यू क्या है ये यहाँ पे यहाँ रखिए आके, तो कितना बन जाएगा ये 15.8 बाई 2 पाई 5.7. और इसमें आप पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो एक पाई मल्टीप्लाई किया और आर कितना है 5.7 इंटू 5.7 ये मल्टीप्लाई किया एक बार और मल्टीप्लाई किया तो ये 5.7 से कट गया. ये पाई से कट गया. ठीक है, दोनों कट गए तो यहां क्या बचा 7.9 इंटू 5.7. ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 7.9 इंटू 5.7 की. अब 7.9 इंटू 5.7 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यार एक काम तो आप ये कर सकते हो कि सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 79 लिखो 50. एक काम आप ये कर सकते हो कि एक मिनट के लिए इसको 79 मान लो,
1 मिनट के लिए इसको 57 मान लो, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक काम करो, 1 मिनट के लिए इसको 80 मान लो, ठीक है। तो 80 इंटू 57 लिखना आसान है। 80 इंटू 57 कितना हो जाएगा, 0 लगा दिया, और 8 सत्ते 56, 5 8 पचे 40 45, ठीक है। ये चीज मिली आपको कि आपने बेसिकली किया क्या इसमें, किया इस 79 को 79 न मान के 80 माना हमने, और फिर 80 को 57 से मल्टीप्लाई किया तो 80 इंटू 57 में 1 0 तो ऐसे ही आ गया, और 8 को 57 से किया तो 8 सत्ते 56, 6 लिखा, 5 पाँच चले, 8 पचे 40, 45.7 आ गया। लेकिन हमने 80 ले लिया था तो एक कम करना पड़ेगा। एक क्या कम करना पड़ेगा, 57 कम करना पड़ेगा। एक 57 कम पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 450503, 4503 बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 45.03। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 45.03। अप्रोक्सीमेटली 45 इज योर आंसर, approximately 45 is the answer. So friends, what we have done, that was the sector that was being given to me. One length of the sector was 5.7, another length of this sector was 5.7, and I suppose the central angle is theta. Okay, so it was being told to me that the parameter of the sector is 27.2. So for by taking this length plus this length, the radius of two lengths, the 2 times the radius comes out as 11.4, and I am going to subtract that value of 11.4 minus 27.2, which gives me 15.8. So this 15.8 is the length of the arc of this sector. So 15.8 comes out as the length of the arc of the sector. Now what we are going to do? Now basically we are going to calculate the value of theta by 360. How? If we need to calculate the circumference of the circle, what is the formula? 2 pi r. But if you need to calculate the circumference of this, arc, so what is the formula? I am going to multiply that 2 pi r into theta by 360. What is theta? The central angle. This formula I have already explained you previously using unitary method. So theta by 360 into 2 pi r becomes this length of the arc, and length of the arc I know as 15.8. So solving this, I get the value of theta by 360 is equals to 15.8 upon 2 pi into 5.7. This we got. I can also name it as equation number 1. Then what is the question? The question is that we have to find out the area of this sector. So in order to find out the area of this sector, if we say that we have to find out the area of the whole circle, what is the formula? The formula is pi r square. So if we know that the area formula of the circle, area of the circle is pi r square. So I wrote here pi r square, and if we need to find out the area of this sector, what I am going to multiply with this pi r square, theta by 360. So I am going to multiply theta by 360 into pi r square, solving it. How we are going to solve it? In this theta by 360 into pi r square, I am going to substitute the value of theta by 360 from equation number 1. What I have got the value from equation number 1 of theta by 360, it is 15.8 upon 2 pi 5.7. So I placed that 15.8 upon 2 pi 5.7 here and multiply it by pi 5.7 5.7, and what the answer I got? I got the answer is 45.03, approximately 45. And see, the most important thing in these type of questions is that when at the last you reach at this point 7.9 into 5.7, don't start multiplying it at that point of time immediately. Just use a little bit of common sense. Use this method. What method I've used? I've supposed the 7.59 into 5.7 as 79 into 57 upon 100. Then I've assumed 80 in place of 79. Then I multiplied 80 into 57, I got 4560. It is basically easy to multiply. From that I subtracted 157. So I got 4503. Divided by 100, 45.03 comes as the answer. This is a bit faster than that if you are good at basic calculations. So friends, the explanation of this question ends. Next question. Now what does question number 6 says? Water flows out at the rate of 10 meter per minute from a cylindrical pipe of diameter 5 mm. Find the time taken to fill a conical flask whose diameter at the surface is 40 cm and depth is 24 cm. Now ये जो फ्रेंड्स अभी मैंने आपके सामने सवाल पढ़ा है, इसमें आपको 3-4 नोटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. पहली बात तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, लिखा है रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट. फिर उसके बाद लिखा हुआ है यार कि जो सिलिंड्रिकल पाइप है उसका डायमीटर 5 mm है, ना सेंटीमीटर ना मीटर mm. उसके बाद आपको दे रखा है
कि एक कोनिकल फ्लास्क को भरना है जिसकी सरफेस 40 सेंटीमीटर और डेप्थ 24 सेंटीमीटर है। तो जो कोनिकल फ्लास्क की जो डायमेंशन हमको दे रखी हैं, ये मान लीजिए कोनिकल फ्लास्क है, मैंने उल्टा करके बनाया है, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, डेप्थ कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, डेट चेक 24 ही दे रखी है, यस डेप्थ 24 दे रखी, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, पहले तो हम ये करते हैं कि यार इस कोनिकल फ्लास्क का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो इस कोनिकल फ्लास्क का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर लिखा, आर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर लिखा, और एच कितना है 24 लिखा। ये क्या मिला हमको, ये हमको वॉल्यूम मिला कोनिकल फ्लास्क का। अब क्या कह रहा है, इसने कहा है कि यार इस कोनिकल फ्लास्क को एक सिलेंड्रिकल पाइप से पानी भरा जा रहा है, उस पाइप का डायमीटर 5 mm है, ठीक है, और 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से पानी आ रहा है। तो अब एक पाइप है, मान लीजिए कुछ ऐसा पाइप है, इस पाइप का जो डायमीटर है वो 5 mm है डायमीटर, तो जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा 2.5 mm, ठीक है। पानी की स्पीड पे फेंक रहा है 10 मीटर पर मिनट, ठीक है, 10 मीटर पर मिनट पे पानी फेंक रहा है। अब आप एक काम करिए, ठीक है, क्या काम करेंगे आप, पहले बात तो आप इस चीज को एज्यूम करिए कि आपने पाइप देख रखे हैं, पाइप का इतना बड़ा वो होता है, तो जो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उससे पानी बह रहा है, इतना तो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो पाइप के अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से पानी भर रहा है तो आप पहले तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालिए, ठीक है। पहले आप उस पाइप के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालिए, तो वो कितना होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। कैसे निकलेगा, रेडियस कितना है 2.55 पाइप का, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2.55 होल स्क्वायर, पर ये mm है, ठीक है, ये mm है। अब क्या है, 1 मिनट से में वहां पे 10 मीटर पानी निकल रहा है, 1 मिनट में वहां 10 मीटर पानी निकल रहा है, ठीक है, यानी 10 मीटर की लेंथ जितना वो पानी फेंक दे रहा है। तो क्रॉस सेक्शन का तो एरिया ये निकल गया, ठीक है, और 1 मिनट में वो 10 मीटर लंबा पानी फेंक दे रहा है। तो पॉइंट इसकी, अब हम इसको जब हमने सेंटीमीटर में माना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास जो पानी की लेंथ जो 10 मीटर पर मिनट है, उस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। यहां पे आपको ये समझना होगा कि क्रॉस सेक्शन तो एक एरिया है, और उसमें जब हमने पानी की जो फोर्स की लेंथ को जोड़ दिया तो वो पूरा वॉल्यूम बन गया, क्योंकि यहां तो हम वॉल्यूम भर रहे हैं, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और जो पानी जिस फोर्स से बह के जितनी लेंथ कवर कर रहा है वो क्या हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये तो आपका एरिया है mm स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 10 to the power -2। तो ये हमने क्या लिखा, पाई इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, ये था एरिया क्रॉस सेक्शन का mm स्क्वायर में, उसको जब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया तो यार एक बार mm को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 10 to the power -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो दो बार mm आ रहा है, तो 2 बार 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो एरिया आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब इसमें जब इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को आप वॉल्यूम में चेंज करने की कोशिश करोगे, यानी पानी जिस स्पीड से बह रहा है पर मिनट पे और जिस स्पीड से वो पानी फेंक रहा है, तो उसमें आपका 1 मिनट में 10 मीटर फेंक रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में 10 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर बराबर कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 मिनट में इस क्रॉस सेक्शन से वो इंटू इतना, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब पानी फेंक देगा वो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी अब हमने इसको वॉल्यूम में चेंज कर दिया। आपको ये चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया ये है कि यार पाई इंटू 2.5 होल स्क्वायर, ये किसका है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इसमें पहले ये mm स्क्वायर में है, इसको पहले हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर पर मिनट की स्पीड के हिसाब से करना है भाई, तो 1 मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट में वो कितना पानी फेंक रहा है, 10 मीटर फेंक रहा है, तो मीटर को भी तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया पाई इंटू 2.5 इंटू 1000 इंटू 10 to the power -2, ये 10 to the power -2 1000 मल्टीप्लाई होकर 1 10 दे देगा, तो ये 2.5 स्क्वायर है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या दे देंगे 1 10 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पर मिनट पानी बह रहा है इतना,
यानी 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी जा रहा है, ठीक है। और हमें को भरना कितना है, इतना भरना है, तो इतना भरना है, रेट ये है। तो अगर हमको नंबर ऑफ मिनट्स मिलाने हैं तो इसको इस पे डिवाइड करना पड़ेगा, इस चीज को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं 1/3 पाई 20² 24 डिवाइड करिए पाई 2.5 2.5 10, ठीक है। थोड़ा सा और आसान करके लिखते हैं, इस 20² को मैं 20 × 20 कर दे रहा हूं, तो एक 20 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, ये तो 2 हो गया, 8 हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 64 × 2 128 हो गया, और ये क्या हो गया 2.5 हो गया। डिवाइड कर लीजिए, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 6 से 30, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 2 से 2, 51.2 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 51.2 मिनट में ये पाइप इस कोन को भर देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। This is a conical flask that has been given to me. The diameter of this conical flask is 20 centimeter. So if the diameter is 40 centimeter is the diameter. So if the diameter is 40 centimeter, the radius comes out to be 20 centimeter. And it has been told to me in the question that is the height, that is the depth of this conical flask is 24 centimeter. So in this case, if we have to fill this conical flask, obviously it is inverted. So this is the inverted shape. So here the height becomes depth 24 centimeter. So first of all, I am going to find out the volume of this conical flask. And the formula to find out the volume of the conical flask is 1/3 pi r square h. So I use that formula, 1/3 into pi r is 20 square into 24, that is the height. So this becomes the volume of the conical flask. After that, this is a pipe, and through this pipe I am going to fill this conical flask. So in this case, the diameter of the pipe is given as 5 mm. Okay, the diameter of the pipe is given as 5 mm. So if the diameter is 5 mm, what is the radius? The radius comes out as half of 5. So radius comes out as half of 5. The radius becomes 2.5 mm of this pipe which is filling it. Okay. So this is 5. This becomes 2.5 radius, and the water is flowing at 10 meter per minute. So first of all, the water is flowing through that cross sectional area. Okay. The water is flowing through that cross sectional area. So first of all, I am going to find out the area of that cross section of the pipe. So this is the pipe, and the area of the cross section will be pi r square. So I substituted in this pi r square this 2.5. So the area becomes pi into 2.5 whole square. But this comes out as in mm square, because this diameter is given in mm. What we have to find out, this conical flask volume is in centimeter cube. So I need to make the notations in centimeter cube. So first of all, I am going to make this area into centimeter square, from mm square to centimeter square. So 1 centimeter is equals to 10 mm. So 1 mm is equals to 10 to the power minus 1 centimeter. So this becomes, these are 2.5 into 2.5, that is 2 times mm. So in order to change this 2 times mm into 2 times centimeter, I am going to multiply into 10 to the power minus 2, or I am going to divide this number by 100. So this 10 to the power minus 2 into pi into 2.5 whole square becomes the area of the cross section of the pipe in centimeter square. And this 10 meter per minute is the speed of the flow. So in 1 minute, this much length of water is flowing. So this becomes the area, and if you are going to multiply this cross section's area by the length covered in 1 minute by the water, then we are going to get the overall volume that is going to flow through that pipe in 1 minute. So in order to get that, I am going to multiply this area by this 10 meter. But this is 10 meter, and I need to find out this notation in centimeter cube. So what I am going to do, I am going to convert this 10 meter into centimeter. So in order to convert this 10 meter into centimeter, how many centimeters are there in 1 meter? In 1 meter there are 100 centimeters. So this 10 meter will become 1000 centimeter. So this becomes 1000 centimeter. Multiplied it, we got this value something like this, pi into 2.5 whole square into 10. Centimeter cube per meter. You can also write it here as centimeter cube per meter. So this is the volume of water flowing through the pipe per minute. So this is the volume of the water flowing through the pipe per minute, and this much amount of volume has to be filled. So we are going to divide this amount by this amount, and whatever value will come,
will be the time duration during which the work will be done. So at the top, I here wrote 1 by 3 into 20 square, 20 into 20 I wrote and 24, and divided it by pi into 2.5 into 2.5 into 10. And when I solved, I got the answer as 51.2 minutes. So the question is solved. अब यार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन बहुत आसान है. इसमें का radius of the right circular cylinder is increased by 50%. Find the increase in the volume of the cylinder. ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के रेडियस में 50% बढ़ाया गया है, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा. तो ये तो बहुत सिंपल है यार. एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हम देख चुके हैं. और उसने कहा है कि रेडियस को 50% से बढ़ा दिया है. ठीक है, तो रेडियस को 50% से बढ़ा दिया है, मतलब कि अगर पहले रेडियस आर था, 50% से बढ़ा तो कितना हो गया, 1.5 आर हो गया. तो अब इस फॉर्मूले को हम चेंज करके क्या करेंगे, पाई इंटू 1.5 आर होल स्क्वायर, और इसको एच करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2.25 आर स्क्वायर एच. तो पहले ये था, अब बढ़ के इतना हो गया है. तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज है, ये 125% का इंक्रीज है. कैसे निकालोगे, फाइनल वैल्यू में से आप इनिशियल वैल्यू माइनस करिए, फिर उसको इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करिए और 100 से माइनस करिए. यानी आप क्या करेंगे, पाई 2.25 आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से. सो इट विल कम आउट एज 125%. और देखा जाए बेसिकली फ्रेंड्स, तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत भी नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये परसेंटेजेस का सिंपल एप्लीकेशन है. मैंने आपको परसेंटेजेस में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का कंसेप्ट बताया था. वो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक नंबर पहले a% से बढ़ रहा है और फिर वही नंबर b% से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100. यहाँ पे रेडियस 50% से बढ़ रहा है, पर यहाँ पे रेडियस का जो मल्टीप्लीकेशन है इस प्रोडक्ट में कितनी बार है, 2 बार है. क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है पाई इंटू आर इंटू एच, यानी 2 बार आर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो एक बार आर मल्टीप्लाई हो रहा तो कितना बढ़ा, 50% बढ़ा. फिर एक बार आर और मल्टीप्लाई हो रहा तो कितना बढ़ा, 50% बढ़ा. यानी आप कह सकते हो कि इस नंबर में 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है. तो अगर 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो एक बार 50 बढ़ रहा है, एक बार 50 और बढ़ रहा है. तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100. तो इससे आपको सीधे सीधे आंसर क्या मिलेगा, 125%. एंड दिस विल बी योर आंसर. सो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन, we know that the volume of a cylinder is pi r square h, okay, and it has been said that the radius increases by 50%. So initially the radius was r, and after the increase the radius become 1.5 r, okay, because 50% increase is there. So initially it was r, after that it become 1.5 r. So after this increase, what will be the volume of this cylinder? We have to replace this r by 1.5 r because the volume of the cylinder will also increase. So it will become pi into 2.25 r square h. So initially it was this much, it increased to this much. So how I am going to find out the percentage increase? Final value I wrote here minus initial value I wrote here divided by initial value into 100, which came out as 125%. Okay, so and we also don't need to do this much. What we need to do, we need to understand that in the percentages chapter till now, whatever lectures I have taken, I have told you the concept of successive percentage increase. Now in that concept of successive percentage increase, I told you that if a number increased by first a% and then a number increased, that same number increased by b%, then the total percentage increase will be a plus b plus ab by 100. Now here pi r square h, this pi r square h means pi into r into r into h. That means r is 2 times. So one time r increases by 1 r increases by 50, the other r also increases by 50. So it has to be a cumulative effect of 50 plus 50. So in that case, it should be 50 plus 50 plus 50 into 50 by 100. That is, that concept of a plus b plus ab by 100 also applies here. Or x plus y plus xy by 100. So it becomes 125%. The answer is 125%. Let's move forward.
iron weighs 8 times the weight of oak. Find the diameter of an iron ball whose weight is equal to the ball of oak 18 centimeter in diameter. Now the ball of the oak, it has been given, and the diameter of the ball of oak has 18 centimeter diameter. So the diameter is 18 centimeter. अगर जो oak वाली बॉल है उसका डायमीटर अगर 18 सेंटीमीटर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो उसका जो ओक वाली बॉल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. और स्फीयर है, बॉल एक स्फीयर होती है, तो उसका हम लोग वो लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये क्या हो गया, ये उसका वॉल्यूम हो गया. ठीक है. अब यार इसने बोला है कि आयरन वेज 8 टाइम्स द वेट ऑफ ओक. नाउ फाइंड द डायमीटर ऑफ एन आयरन बॉल हुज वेट इज इक्वल टू दैट ऑफ अ बॉल ऑफ 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर. तो अब यार ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यार ये लोग वेट को इक्वेट कर रहे हैं. ठीक है, वेट को इक्वेट कर रहे हैं. और अगर आप वेट को इक्वेट कर रहे हो तो वेट होता क्या है, वेट होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वेट होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है. तो अब ये ओक वाली बॉल, ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो बोल रहा है कि आयरन वेज 8 टाइम्स द वेट ऑफ ओक, यानी कि अगर बोल रहा है कि अगर 1 यूनिट ओक हो, ठीक है, और 1 यूनिट आयरन हो, तो जो आयरन का वेट होगा वो 8 यूनिट्स हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा ओक के. आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं. सो द पॉइंट इज कि यहां पे अगर आयरन को उसी वेट का होना है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, सॉरी, उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आयरन वेज 8 टाइम्स द वेट ऑफ ओक. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आयरन है उसकी डेंसिटी ओक के 8 गुना है. ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ओक के 8 गुना है. तो इसको आपको किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, इसको आपको बराबर पुट करना पड़ेगा 8 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ये आर क्या है, ये आर इज द रेडियस ऑफ आयरन बॉल. ये आर है रेडियस ऑफ आयरन बॉल. किस हिसाब से किया भाई, आप ये मान के चलो, ठीक है, आप ये मान के चलो कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उस ओक की बॉल का वॉल्यूम. ठीक है, और अगर आप ये मान लीजिए, मैंने एक सपोजिशन लिया है कि उस ओक की बॉल का 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट आपका 1 ग्राम के बराबर है. ठीक है, तो बाइसेक ये बेसिकली क्या हो गया, उस ओक की बॉल का वेट हो गया. ठीक है, क्योंकि भाई वेट कितना होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो ये तो वॉल्यूम लिखा है और डेंसिटी आपने मान ली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो हमने डेंसिटी, ये एक जो मैंने सपोज किया ये डेंसिटी है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपने डेंसिटी मान ली ओक के बॉल की. तो अगर ओक के बॉल की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई तो आयरन की कितनी हो जाएगी, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ये हो गया है, तो आयरन का वॉल्यूम ये लिखा, और वेट दोनों का बराबर है तो इक्वेट कर दिया. अब इसके बेसिस पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो दोनों तरफ से कटता नजर आएगा. ये इधर का आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 8. तो ये आर कितना निकल के आ जाएगा, 9/2 4.5. ये जो आर निकल के आया है 4.5 सेंटीमीटर, ये किसका रेडियस है, ये आयरन बॉल का रेडियस है. तो अगर आयरन बॉल का रेडियस निकल के आया 4.5 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, उसने बोला है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द आयरन बॉल. तो अगर हमको आयरन बॉल का डायमीटर निकालना है तो रेडियस कितना निकल के आया 4.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 2 9 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड्स, तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अब इतना मुश्किल भी नहीं है यार. ठीक ठाक आपको नजर आ ही रहा है कि व्हाट आई हैव डन, आई हैव सपोज्ड द रेडियस ऑफ द ओक इज 9 सेंटीमीटर. इट इज नॉट सपोज्ड, इट इज गिवन टू मी. The diameter of the oak ball is given as 18 centimeter, so radius becomes 9 centimeter. Now, it has been told to me that the weight of both things becomes equal. So weight is equals to volume into density. What is this? This is the volume. This much is the volume of the oak ball. And what is this one? I have supposed the density of that oak ball as 1 gram per centimeter cube. Now it is in the question, it is being told to me that if the density of oak ball is 1 gram per centimeter cube, then the density of iron ball will become 8 gram per centimeter cube. So this is the density of iron, this is the density of oak ball. This is the volume of oak ball, and this I have written the volume of the iron ball, and I have supposed that the radius of the iron ball is r.
Now when I'm going to solve it, I'm going to get the value of radius of the iron ball as 4.5 centimeter. In the question it has been asked to me what is the diameter of the iron ball. So it becomes 4.5 into 2, 9 centimeters. So this question is solved. Question number 8. Moving on to next question. तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है कि यार एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये सबसे वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल बना दिया। उसके बाद बोला कि वो जो सर्कल है वो उसको सर्कमस्क्राइब एक स्क्वायर कर रहा है, तो वो स्क्वायर बना दिया। और वो बोला है कि उस सर्कल को जो सर्कमस्क्राइब करने वाला स्क्वायर है वो स्क्वायर बना है एक दूसरे स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट्स को स्क्वायर ज्वाइन करके ये अंदर वाला स्क्वायर बना, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल डाला, उस सर्कल के अंदर हमने एक ट्रायंगल डाला। अब उसने ये पूछा है कि ये बता रखा है कि ये जो बाहर वाला सबसे बाहर वाला स्क्वायर है उसका साइड ए है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर है उसका साइड ये, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई अगर ये आपको ए दे रखा है, ठीक है, तो अगर ये a है तो ये a/2 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी a/2 है। ये a/2 ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका a√2/2। यानी ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका एक साइड कितना निकल के आ गया a√2/2, ठीक है। अब इस अंदर वाले स्क्वायर का एक साइड निकल के आया a√2/2, तो ये जो इस स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बना हुआ है यार इसका डायमीटर कितना होगा, उसका डायमीटर भी a√2/2 ही होगा। तो अगर इस अंदर वाले सर्कल का डायमीटर a√2/2 है तो इस अंदर वाले सर्कल का अगर हम रेडियस ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो निकल के आएगा आपका a√2/2 into 2 यानी a√2/4। यानी बेसिकली ये जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस जो इस सर्कल का बना है, ये वाला सर्कल इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। जो ये अंदर सर्कल बना है ये अंदर वाले ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, ठीक है। तो अंदर वाला जो ट्राइंगल बना है वो क्या है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर हम उस ट्राइंगल की एक लेंथ को x मान लें, ठीक है, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक लेंथ को हम x माने तो उसका सरकम रेडियस क्या हो जाता है x/√3, और x/√3 हमने क्या निकाल लिया है a√2/4, तो यहां लिख देते हैं a√2/4 निकाल लिया है। तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड कितनी निकल के आई a√2 into √3/4 यानी a√6/4 निकल के आई। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो भाई हमको पता है कि ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या है उस ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ है, तो वो भी कर लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको a स्क्वायर मिलेगा, फिर 6 मिल जाएगा और नीचे 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 to the 4 2 3 the 6, ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 3√3 a स्क्वायर बाई 32, और ये हो जाएगा आपका आंसर 3√3 a स्क्वायर बाई 32। देख लीजिए इसे,
So friends, what I have done, it has been told to me that there is a triangle and that triangle is inscribed in a circle. So I formed the triangle and I also formed that circle. Now that circle is circumscribed by a square. So that circumscribed square I have made, and that square has been made by joining the midpoints of another square. So those midpoints, and by extending those midpoints, I made the original square. Now it is being told to me in the question that the length of that original square is A. Okay, so if the length of that original square is A, then the half of the length will be A by 2. So this becomes A by 2, this also becomes A by 2. So one side of the inner square becomes A by 2 root 2. Why? Because this is 90 degree as it is in square. So this becomes A by 2 root 2. Now in this square, this circle is inscribed. So obviously the diameter of the circle will become A by 2 root 2. And if the diameter of the circle becomes A by 2 root 2, then the radius of that circle becomes A by 2 root 2 by 2, that is A root 2 by 4. And obviously for this triangle, this outer circle is the circumcircle. Okay, so if we assume that one side of this triangle is x, so what will be the length of the circumradius? It will come out as x by root 3. This is a formula that I have told you. So this radius comes out as x by root 3. And this x by root 3 will come out equal to the radius of the circle that I have calculated here, A root 2 by 2 into 2, that is A root 2 by 4. So by this I calculated the value of x, that came out as A root 6 by 4. So we got one side of this triangle as A root 2 by 6. Now in order to find out the area of this triangle, what I am going to do? I am going to use the formula of equilateral triangle area, root 3 by 4 x square. So root 3 by 4 x square, I just substituted and I got the answer as 3 root 3 a square by 32. So okay friends, next also comes an easy questions, question number 10, written on the blog page. I hope you read the question. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइबिंग एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल टू इट्स हाइट. यानी कि यार सिंपल सा एक दे रखा है कि एक ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल है, इसके बाहर एक सर्किल है. ठीक है, अगर बाहर वाले सर्किल का डायमीटर, अंदर वाले सर्किल का डायमीटर हम d1 मानते हैं, बाहर वाले का d2 मानते हैं, और जो इसका ट्रायंगल का आल्टीट्यूड है उसको h मान लीजिए. तो हमको d1 is to d2 is to h निकालना है. ठीक है, यानी कि ये जो आपका ट्रायंगल है इसकी हाइट को मैंने h माना है, आल्टीट्यूड को. ठीक है, जो अंदर हमने इसके सर्किल बनाया है इन सर्किल, उसका डायमीटर हमने d1 माना है, और जो हमने बाहर सर्किल बनाया उसका डायमीटर हमने d2 माना है. ऑब्वियसली बाहर सर्कम सर्किल है, अंदर इन सर्किल है. ठीक है, तो अब इसको यूज करते हमको सॉल्व करना है, और हमने d1 d to d2 is to h निकालना है. For example, I suppose the side of this triangle is A. Equilateral triangle है, इसकी साइड को मैंने A माना है और तीनों A होंगी. तो हमको पता है कि जो सर्कम सर्किल है, ठीक है, सर्कम सर्किल का जो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, अगर ये सर्कम सर्किल उसका रेडियस हो जाएगा A by root 3. जो इन सर्किल है इसका रेडियस हो जाएगा A by 2 root 3. और मैं आपको बता चुका हूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की आल्टीट्यूड कितनी होती है, रूट 3a by 2. तो वो क्या हो जाएगा, रूट 3a by 2. तो d1 कितना है? अच्छा, ये a by 2 रूट 3 क्या है? रेडियस है अंदर वाले सर्किल का. ये a by रूट 3 क्या है? रेडियस है बाहर वाले सर्किल का, यानी सर्कम सर्किल का. और ये रूट 3a by 2 क्या है? ये रूट 3a by 2 आल्टीट्यूड है. अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना क्या है, d1 is to d2 is to dh. तो ये तो रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2 ना, a by रूट 3. ये रेडियस है सर्कम सर्किल का, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a by रूट 3. और ये रूट 3a by 2 है हाइट. ये मेरा, हमको ये कुछ फॉर्म में नहीं आ रहा है. फॉर्म में लाने के लिए तीनों तरफ से आप एक काम करिए, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो जब आप इसको तीनों तरफ रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा. a यहां बनेगा आपका 2a, और यहां बनेगा आपका 3a by 2. ठीक है, तो एक बना आपका a, एक बना आपका 2a, एक बना आपका 3a by 2. अब इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है. गड़बड़
एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए, रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू इट्स हाइट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, हाइट आपकी तो √3a/2 आ रही है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देने की कोशिश करिए। ठीक है, जो अगर इसको हम सेंटर माने तो बेसिकली ये क्या है, ये तो बेसिकली आपका हो गया जो कह लीजिए बाहर वाले सर्कल का रेडियस। तो ये पूरा कितना हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये तो देखने में हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये हमको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। उसके बाद अंदर वाले का डायमीटर तो केवल इतना ही होगा। ठीक है, और हाइट कितना होगा, ये होगी। तो सबसे छोटा आपको क्या लग रहा है, अंदर वाले का डायमीटर। ठीक है, उससे बड़ा आपको क्या लग रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो लग रही है। ठीक है, और उससे बड़ा आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर लग रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, a/2√3 इसको मल्टीप्लाई किया, a/√3 हो गया। फिर ये तो a/√3 था ही, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल उसका रेडियस, उसको डबल किया तो 2a/√3 हो गया। और ऑब्वियसली बात है हाइट इसकी √3a/2 है, तो इसको अगर हम काट देंगे, ठीक है, तो a इस टू √3 से आपने मल्टीप्लाई किया है ऐसे, और यहां पे 2 आ गया है, तो एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2a, ये 4a, ये 3a हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका रेशियो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 2:4:3 बनेगा। 2:4:3 बनेगा। इसमें ये आपका 2 क्या डिनोट कर रहा है, इसमें आपका 2 डिनोट कर रहा है डायमीटर ऑफ द इन सर्किल। ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्किल। और ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, आल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दिस this is a triangle, equilateral triangle. One is an in circle, the second is a circumcircle, and the third is the altitude of the triangle. Now in this case, if you just notice that in this in circle, the radius of the in circle will be a/2√3. I have already told you, and the radius of the circumcircle will be a/√3. So if the radius is a/√3 of the circumcircle, the diameter will be 2a/√3, and if the radius of the in circle is a/2√3, then the diameter becomes a/√3, and obviously the altitude comes out as √3a/2. How a? Because this is a, so this comes out as a/2. So this height becomes a square minus a square by 4, 3a square by 4, and you will do is under root, so it becomes 3a/2. So the height becomes something like this, and we need to find out the ratio of all these three. So the ratio of all these three will come out as, you multiply it first by √3, so this becomes a, this becomes 2a, this becomes 3a/2. Then multiply everything by 2, so it becomes 2a, it becomes 4a, it becomes 3a. So 2:4:3 is the answer. Next question, question number 11. इसका फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। यार क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा कर रहा है कि यार दो गोट्स उसने टेडर की हैं डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ फील्ड पे, और वो फील्ड बना है किसी एक दूसरे स्क्वायर फील्ड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो सबसे बड़ा स्क्वायर फील्ड मैंने ये मान लिया, और जो सबसे बड़ा स्क्वायर फील्ड दे रखा है उसकी साइड 20√2 मीटर दे रखी है। तो सबसे बड़ी स्क्वायर फील्ड की साइड को भी मैंने क्या मान लिया, 20√2 मान लिया। ठीक है, आधा आधा कितना हो गया, 10√2 हो गया। अब इसने क्या कहा है कि इस सबसे बड़े स्क्वायर के सारे मिड पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली बात है एक और स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और इस और स्क्वायर के अपोजिट डायगोनल्स पे दो गोट्स को बांधा गया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब उसने ये भी बोला है कि जो गोट्स हैं वो एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं। ठीक है, ये भी बताया कि गोट्स एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, और जो उनकी रोप की लेंथ जिससे वो बंधी है, ठीक है, जो उनके रोप की लेंथ जिससे वो बंधी है उसकी इक्वल लेंथ है। ठीक है, तो यहां से एक गोट बंधी है, ठीक है, उसकी जो रोप की लेंथ है वो जो ये गोट बंधी है उसकी रोप की लेंथ के बराबर है, और जब वो लोग ग्रेस कर रही है तो वो मैक्सिमम एक दूसरे को जस्ट टच कर सकती है। ठीक है, और फील्ड आपको कुछ ऐसा दिख रखा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टोटल ग्रेजिंग एरिया ऑफ टू गोट्स, इस दो गोट्स का टोटल ग्रेजिंग एरिया क्या होगा। अब आप ध्यान दो यार, इसको आप पूरा ज्वाइन करो, ये पूरा कितना है, 20√2 है।
ठीक है, तो अगर वो एक दूसरे को जस्ट टच कर रही हैं, ठीक है, तो अगर जस्ट टच कर रही है तो मान लो वो यहाँ ही टच करेंगे, क्योंकि यहाँ तो यार टच करेंगे नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए उनके पास कोई लेंथ है तो इस पॉइंट के अबाउट एक सब सर्किल में जाएंगी। देखिए फील्ड तो ये स्क्वायर तक ही है, इस स्क्वायर के बाहर तो कोई फील्ड हमको नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर हम उनके रोप की लेंथ को 10√2 मान लें, ठीक है, तो एक गोट तो कुछ इस तरीके से ग्रेस करेगी, ठीक है, और अगर इसकी लेंथ को भी हम 10√2 मान लें तो दूसरी गोट भी कुछ इस तरीके से ग्रेस करेगी और ये मिड पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 10√2 हो जाएगी, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 10√2 हो जाएगी। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे जस्ट ये दोनों गोट्स मीट कर रही हैं। इस पॉइंट पे आप पॉइंट समझ रहे हैं ना, रोप्स की लेंथ बराबर है और वो दोनों गोट्स जस्ट एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है। तो वो टच तो एक, अगर इस 10√2 से कम आप उनके रोप की लेंथ को कर दोगे तो वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगी, सिंपल सी बात है। तो अगर वो एक दूसरे को टच कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा एक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों गुड्स के बीच में बस यही है। अगर आप यहां भी मिलवाओगे तो रोप की लेंथ को लंबा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने उनको मीट करवाया तो हमको पता चला कि जो भाई उनकी रोप की लेंथ है वो कितनी है, 10√2 है। तो 10√2 है, यानी एक गोट 10√2 के रेडियस का एक सेमी सर्कल एरिया ग्रेस कर सकती है। आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक सेमी सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल तो बन नहीं रहा है क्योंकि इस स्क्वायर फील्ड के बाहर तो कोई फील्ड ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट वो इस रेडियस 10√2 की रेडियस एक सेमी सर्कल कवर कर रही है पहली गोट, और दूसरी गोट कितना कर रही है, इतना कर रही है। तो ये आधा एरिया, ये आधा एरिया, यानी पूरा सर्कल बन गया कितने रेडियस का, 10√2 रेडियस का। तो एक पूरा सर्कल बना देते हैं 10√2 रेडियस का, पाई आर स्क्वायर, 10√2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 × 2 पाई, तो ये हो जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है। 20√2 आपका मीटर में दे रखा है, तो ये सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। So this becomes meter square. So this is your answer. So friends, what we have done, it was being told to me that there on the opposite vertices on a diagonal, two goats are tethered. So this was the field, and this field was formed by joining the midpoint of another rectangular field. So this I considered the original rectangular field, and this one side of this original rectangular field, the length is given as 20√2 centimeter. So this length becomes 20√2 centimeter. Now if the midpoint is this, so this length becomes 10√2 and this length becomes 10√2. Okay friends? Now one goat is here, the second goat is here. Okay? And it is being told to me that the goats are bound by ropes of equal length, and obviously they just touch each other. So if they touch each other, shortest distance between this point and this point is the diagonal of this inner square. And even if they meet at this point, this length has to be bigger. So obviously, if the length is same and they are meeting just at the same point, so this must be the meeting point. And if this is the meeting point, this becomes the radius of one goat. This becomes the radius of one goat. And obviously, outside this square field, there is no field. So one goat will graze a semicircle area this much, and the second goat will graze a semicircle area this much. So the total combined grazing area of the two goats will be a whole circle. So it will be pi r square. What is the radius? 10√2. So it pi into 10√2 whole square becomes 200 pi meter square. That is your answer. Next question. अच्छा यार, ये क्वेश्चन बहुत आसान से है। इसने कह दिया कि एक सर्कुलर बेस्ड टेंट है, उसका एरिया 308 स्क्वायर मीटर है, उसकी हाइट 7√2 है, तो कितना कैनवस की जरूरत पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको किस तरीके से करना है। आप देखिए कि यार एक टेंट का कैनवस है, टेंट तो कुछ इस तरीके का होता है, कोन के शेप का होता है। उसने कहा जो इसके बेस में जो सर्कल बना हुआ है उसका जो एरिया ये बता रखा है वो बता रखा है 308 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बेस का कुछ रेडियस रहा होगा और उसकी हाइट हमें दी जा चुकी है, उसकी हाइट हमें दी हुई है 7√2। तो 308 यार इसके बेस का रेडियस बता रखा है, बेस का रेडियस हमने r सपोज कर लिया है। तो अब इस r की वैल्यू निकालते हैं। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको पाई r स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 308
इंटू 7/22, 22 का 22, 5 चौक 28, ठीक है। तो r कितना निकल के आ जाएगा 7√2। तो ये रेडियस में हमें कितना मिल गया 7√2 मिल गया। ये हाइट हमें कितनी दी हुई है 7√2 दी हुई। तो हमको ये स्लांट हाइट निकालनी है। तो ये स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे 7√2 होल स्क्वायर प्लस 7√2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 7 7 49 इंटू 2 98 प्लस 98 196। This is under root of 49 into 4. So it becomes 7 into 2, 14. So the slant height comes out as 14. This slant height comes out as 14 centimeter. तो यार अब 14 मीटर सॉरी। तो अब आपको पता करना है कि find the canvas required for the tent. Find the canvas required for the tent. अब यार कैनवस क्या है? कैनवस तो पूरा टेंट जो लगा हुआ है, यानी बेसिकली हमसे पूरा बोल क्या रहा है कि हमको इस कोन का सरफेस एरिया निकालना है। कौन सा सरफेस एरिया निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल नहीं निकालना है, क्योंकि टोटल में तो बेस भी आ जाएगा और बेस की क्या जरूरत है, हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कैनवस का कितना एरिया चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l, और l की वैल्यू हमने यहाँ कितनी निकाली 14 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व करिए 22/7, r कितना है 7√2, L कितना है 14, 7 7 कट हो गया, 14 2 28, 14 2 28, 308√2 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स फिर से देखते हैं कि उसने कहा है कि यार एक जो टेंट है, कैनवास है जो टेंट का, तो वो टेंट के शेप में है और उसके बेस का जो एरिया बता रखा है वो 308 बता रखा है। तो बेस का अगर रेडियस r है तो वो πr² के बराबर होगा एरिया। तो इससे हमको r की वैल्यू पता चल गई 7√2। अच्छा क्वेश्चन में so friends I'm sorry I have to tell the English translation. So friends, this is a cone and the cone is being told to me that the base of the cone has 7√2 and it is basically a canvas of a tent. So a tent comes in the form of a cone. Now the circular base of this canvas, the radius I have assumed r and its area is given as 308. So if the radius is r, the area is πr², I equate it with 308. So the r comes out as 7√2 meter. So the radius of the base comes out as 7√2 meter. The height of the tent is given to me 7√2 meter. So now by this I am going to calculate the slant height of this cone. So slant height of the cone I can calculate by this formula also, or I can straightforwardly write 7√2 into √2. That will become 14 centimeter. So the slant height by the right angle triangle formula in a right angle isosceles triangle formula. So the slant height comes out as 14 centimeter. Now in that case, if I need to find out the surface area, the cone, the canvas area, so basically that cone is formed by the canvas only. The base is not formed by the cone because the base is on the ground. So just we have to find out if we have to find out the cone canvas area, we need to find out the curved surface area or lateral surface area of the cone. We don't have to find out the total surface area, we just have to find out the lateral surface area. So in order to find out the lateral surface area, we are going to use the formula πr/l. So it becomes 22/7 into 7√2 into 14. The answer comes out as 308√2 square meter. Okay, now next question. एक राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो उसके डायमीटर के बराबर दे रखी है p। हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, हमें उसकी हाइट दे रखी है और हमें उसका डायमीटर दे रखा है और दोनों p के बराबर देख रखे हैं, उसका वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हाइट p है, डायमीटर p है, तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा p/2। हाइट अभी भी p रहेगी। एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई को आप क्या मानेंगे? 22/7 मानेंगे।
आर स्क्वायर को आप क्या मानेंगे, पी स्क्वायर बाई 4 मानेंगे, एच को आप क्या मानेंगे, पी मानेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 2 to the 4 11, तो ये हो जाएगा 11/42 पी क्यूब, और ये आपका आंसर हो जाएगा। हमको बेसिकली ये आंसर पी के टर्म्स में निकालना है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू मी दैट इन अ राइट सर्कुलर कोन इट हैज बीन टोल्ड टू मी दैट this is p units, so the height of the right circular cone has been told to me as p units, and the diameter of the right circular cone is being told to me as p units. Now in that case, if the diameter is p units, the radius becomes p by 2 units. So what is the volume of that cone? 1/3 pi r square h. So in that case, at this place of r I am going to substitute p by 2, and at this place of h I am going to substitute p. This I have written capital H, small capital D, capital R, but this small r and this capital R is the same thing. Please don't confuse with this notation. So the final answer comes out as 11/42 p cube. What I have to do in this question, I have to calculate the volume in terms of p. So I have done that. Now let's move on to next question, and I am going to do it in a bit fast manner. यार इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक 5 रुपए का नोट, ठीक है, का जो डायमेंशन है वो है 12 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसका एक डायमेंशन है। और अगर एक बंडल बना दें 100 नोट्स का तो वो 1 सेंटीमीटर थिक हो जाता है, ठीक है। तो 12/6 तो उसका डायमीटर है ही, और उसका एक 100 का नोट का बंडल बना दें, यानी कि मान लीजिए 100 नोट हो गए 500 रुपए के, 5 रुपए के, तो 5 रुपए के 100 नोट कितने रुपए वैल्यू हो गई इसकी, 500 हो गई। लेकिन उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 12 × 6, क्योंकि ये एक नोट का डायमेंशन है, और थिकनेस कितनी हो रही है, 1 सेंटीमीटर हो रही है। यानी टोटल वॉल्यूम डायमेंशंस के टर्म्स में कितना आ रहा है, 12 × 6 × 1 आ रहा है। अब उसने कहा है कि यार एक बॉक्स है जिसका डायमेंशन है 36 × 24 × 3, बॉक्स का डायमेंशन ये दे रखा है, ठीक है। अब उसके अंदर पूछा गया है कि उसके अंदर जितने भी पैसे आ जाएंगे, ठीक है, और अगर उसके अंदर पैसे रखने के बाद कोई भी एम्प्टी स्पेस ना बचाओ तो कितने रुपए आएंगे। ये क्वेश्चन है कि ये बॉक्स है, इसके अंदर अगर हमने सारे नोट भर दिए और बिल्कुल कुछ जगह नहीं बची है इसी डायमेंशन के, ठीक है, तो कितने पैसे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यार एक ये जो नोटों की गड्डी है 500 की, इसका डायमेंशन कितना बन रहा है, 12 × 6 × 1। तो अगर टोटल डायमेंशन ये है और अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि 500 के नोटों की कितनी गड्डी आई। तो डिवाइड करते हैं, 12 × 6 × 1 डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा 3 × 4 × 3, कुछ 36 मिल जाएगा आपको। यानी 36 500 के नोटों की गड्डी आ गई है। तो एक गड्डी 500 के नोट मतलब 500 रुपए की वैल्यू, एक गड्डी तो 100 नोटों की थी, उसमें एक नोट की वैल्यू 5 रुपए थी, तो एक पूरी गड्डी की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपए हो गई। तो वही 100 नोटों की गड्डी का डायमेंशन कितना था, 12 × 6 × 1। तो जब डिवाइड किया तो हमको 500 रुपए एक वैल्यू गड्डी के था, वैल्यू था एक गड्डी का, और जो उस एक गड्डी में नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, 100 थे। तो उस एक गड्डी के डायमेंशन ये था। डिवाइड किया तो हमें कितनी गड्डियां मिली, टोटल 36 गड्डियां मिली। तो इस 36 गड्डी में नोट्स कितने होंगे, 36 × 100, बट एक गड्डी की वैल्यू कितनी है, 500। तो 36 गड्डियों की वैल्यू कितनी होगी, × 500। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 18,000 रुपए आंसर मिल जाएगा। So the answer is 18,000. So friends, what I have done, I've seen that the dimension of one note is 12 centimeter to 6 centimeter. Now it has been told to me that in one bundle there are 100 notes. So if in one bundle there are 100 notes and every note values 5 rupees, so the value of the one bundle will be 500 rupees, and the dimension of one bundle, the volume in dimension will come out as 12 × 6 × 1. That I have written. Now there is a box of dimension 36 × 24 × 3. So if the dimension of the box is 36 × 24 × 3, in that case I have to put notes in this box and there should be no empty space. So if there is no empty space, I'm going to put on these bundles in this box. So this is the dimension. I divided it by the dimension of one bundle and I got 36 as the answer. That means that in this box 36 bundles can be adjusted, and the value of one bundle is 500 rupees. So if the value of one bundle is 500 rupees, the value of 36 bundle will be 36 × 500, that is 18,000 rupees. So my answer comes out as 18,000 rupees. तो फ्रेंड्स इस यार लेक्चर में कितनी भी मैंने जल्दी की, मैं केवल 14 सवालों को डिस्कस कर पाया, 2 सवाल अभी भी रह गए, ठीक है। तो आगे कुछ लेक्चर्स में हमको सवाल ही डिस्कस करने, तो उसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑन 2 क्वेश्चंस हैव बीन रिमेनिंग एंड इन माय नेक्स्ट 1 or 2 lectures we are going to just see the questions of mensuration. So I hope you enjoyed this video. Thank you.